हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। आज भी हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए आते हैं हमारे चैप्टर पे। तो हमारे चैप्टर का जो हेडिंग है वो है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट कंसेप्ट में वो है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम को मेज़र करते हैं बाय कंपेयरिंग विद द नोन सॉल्यूशन। कैनोनिकल फ्लास्क यूज़ किया जाता है, ब्यूरेट यूज़ किया जाता है। ब्यूरेट का इक्विवेलेंट, ब्यूरेट से जब हम वॉल्यूम को नॉन सॉल्यूशन को अननोन सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाते हैं ब्यूरेट की हेल्प से, तो एक इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा जहाँ पर मिली इक्विवेलेंट दोनों सॉल्यूशन के जो नॉन सॉल्यूशन है उसके मिली इक्विवेलेंट अननोन सॉल्यूशन के बराबर हो जाएंगे। जब वो कंडीशन आएगी तब हम कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम मेज़र कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो है रेडॉक्स टाइट्रेशन। और रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम लोगों ने परमैंगनेट टाइट्रेशन क्या होता है ये पढ़ लिया, डाइक्रोमेट टाइट्रेशन क्या होता है वो भी कर लिया था, और दोनों पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी परफॉर्म किए हैं। हमारी आज की क्लास का जो टाइट्रेशन है वो भी रेडॉक्स टाइट्रेशन ही है। इट्स अ थर्ड टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन विच इज़ आयोडीमेट्री टाइट्रेशन और आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। तो आज हम पढ़ रहे हैं आयोडीमेट्री टाइट्रेशन, और हम आगे बात करेंगे आयोडोमेट्री टाइट्रेशन के बारे में। इज दिस क्लियर? ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ टाइट्रेशन आ जाता है। ओके, सो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इट इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये रेडॉक्स टाइट्रेशन का ही पार्ट है। थर्ड टाइप आ जाता है। पहला हमने पढ़ा था परमैंगनेट टाइट्रेशन, फिर हमने पढ़ा था डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। ये हमारे पास में थर्ड टाइप ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन है विच इज़ आइदर आयोडोमेट्री यू कैन यूज़ और आयोडीमेट्री भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये दोनों ही टाइट्रेशन किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? देखो, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इन दोनों ही टाइट्रेशन में आयोडीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ओके, सो हम क्या बात कर रहे हैं? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कॉन्सेंट्रेशन मेज़र कर सकते हो, या फिर आप रिड्यूसिंग एजेंट की कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग बोथ ऑफ दीज टाइट्रेशन। ओके, बट यहाँ पर हमें हेल्प चाहिए। किसकी हेल्प चाहिए? तो हम बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। आयोडीन की हेल्प से आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की या रिड्यूसिंग एजेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाता है आइदर आयोडीमेट्री टाइट्रेशन और आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। दोनों में ही आयोडीन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कैसे? वन बाय वन हम बात करें। देखो, यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ आयोडीमेट्री टाइट्रेशन के बारे में। अगर मैं आपसे आयोडीमेट्री टाइट्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो स्टूडेंट थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखो, आयोडीमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है? यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं आयोडीन को, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं आयोडीन को। अगर ये आयोडीन है तो ये एलिमेंटल स्टेट में है, ये एलिमेंटल स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। ड्यूरिंग द टाइट्रेशन दिस आयोडीन कन्वर्टेड टू द आयोडाइड आयन। ओके, ड्यूरिंग द टाइट्रेशन
हमारा ये जो आयोडीन एलिमेंट है ये कन्वर्ट हो जाएगा आयोडाइड आयन में, मतलब इस पर एक -1 का चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप ये बात समझ पा रहे हो कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का रिड्यूस हुआ है, ठीक, ओके, रिड्यूस हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होता है उसका होता है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो वर्क करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं आयोडीमेट्री टाइट्रेशन की, जहां पर हम आयोडीन को यूज करते हैं। आयोडीमेट्री टाइट्रेशन वेयर वी यूज आयोडीन, जहां पर हम आयोडीन को यूज करते हैं, ठीक है। आयोडीन एलिमेंटल से आयन में कन्वर्ट होगा, रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जिसका रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर है उसका रिडक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें रिडक्शन होता है वो सब्सटेंस वर्क करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? स्टूडेंट, अगर इस स्टेप में आयोडीमेट्री टाइट्रेशन के इस स्टेप में आयोडीन हमारा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा है, तो आप ये बात समझ सकते हो टाइट्रेशन में कोई ऐसा सब्सटेंस ज़रूर होगा जो रिड्यूस, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ओके, तो हम यहाँ पर कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। देखो, ये वो रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमारे लिए अननोन सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? ये वो रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमारे लिए अननोन सॉल्यूशन है, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तब, और ये अननोन सॉल्यूशन है, तभी तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आयोडीमेट्री में हमने आयोडीन का रिडक्शन देखा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट को डिटरमाइन करने में ये हेल्प करेगा। यहाँ पर आयोडीन का जो सॉल्यूशन है ये हमारे लिए एक नॉन सॉल्यूशन की तरह वर्क करेगा, ये हमारे पास एक नॉन सॉल्यूशन की तरह वर्क करेगा। नॉन सॉल्यूशन का मतलब ये है मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी पता है और मुझे इसका वॉल्यूम भी पता है, ठीक है। अननोन सॉल्यूशन है, मुझे कॉन्सेंट्रेशन काउंट करनी है और मैं वॉल्यूम भी यहाँ पर काउंट कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ ब्यूरेट। बात समझ में आ गई? स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आयोडीमेट्री टाइट्रेशन के बारे में, जहां पर हम आयोडीन को यूज करते हैं और विद इन द टाइट्रेशन ये आयोडाइड आयन में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम का रिड्यूस होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा आयोडीन का, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। और अगर आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो अननोन सॉल्यूशन है जिसकी मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होगा। ये बात समझ में आई स्टूडेंट आप लोगों को? सबको समझ में आ गई है ये बात? ओके, तो अब आपसे ये सवाल उठता है, हम एक बात ये बात समझ रहे हैं कि आयोडीन जो कि एक सॉलिड है, क्या वो सच में वाटर सॉल्यूबल है? क्या जो आयोडीन हमारा सॉलिड है वो वाटर सॉल्यूबल है? नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नोट बना करके लिखिएगा। नोट क्या है हमारे पास? आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड। देखो, आयोडीन या हम बात कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड विद आयोडीन प्लस वाटर एज I2 is insoluble, I2 is insoluble water। देखो, आयोडीन वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, हम उसे सॉल्यूबल बनाना चाहते हैं ताकि वो आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो, तो हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड उसके अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड को हमने ऐड कर दिया आयोडीन के साथ में, ये पोटेशियम आयोडाइड को हमने ऐड कर दिया आयोडीन के साथ में, ये हमारे पास में आयोडाइड आयन बना लेगा कुछ इस तरह से, या इसे मैं सिंपली I3- भी लिख सकता हूँ। ये जो आयन बन रहा है ये वाटर सॉल्यूबल है,
ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड हमने ऐड किया ताकि आयोडीन वाटर सॉल्युबल हो जाए। आयोडीन वाटर सॉल्युबल हो गया, जब वो आयोडाइड आयन में कन्वर्ट होगा रिडक्शन शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारा अननोन सॉल्यूशन है उसे ये रिड्यूस उसका हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम हम ले रहे हैं और कितना हम सब्सटेंस यहाँ पर काम में लेंगे। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले हमने बात की है आयोडीमेट्री टाइट्रेशन के बारे में। अब अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अननोन सॉल्यूशन के बारे में, जो भी अननोन सॉल्यूशन आपका यहाँ पर होगा जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, वो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अननोन सॉल्यूशन में सोडियम थायोसल्फेट ले सकते हैं, हम सोडियम थायोसल्फेट ले सकते हैं, हम सोडियम अर्जेंटेट भी ले सकते हैं। अर्जेंटाइट का, सोडियम अर्जेंटाइट का जो सॉल्यूशन है वो भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, वो भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ पर सोडियम सल्फेट भी है, और यहाँ पर सोडियम आर्सेनाइट का सॉल्यूशन भी अननोन सॉल्यूशन के तौर पर लिया जा सकता है। ओके, लेकिन स्टूडेंट आप ये बात जानते हो कि हमारे पास जब भी टाइट्रेशन की करना होता है तो हम यहाँ पर इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर इंडिकेटर जो यूज़ कर रहे हैं या जो इंडिकेटर बना रहे हैं वो है हमारे पास में आयोडीन और स्टार्च कॉम्प्लेक्स। आयोडीन और स्टार्च का साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनता है वही हमारे पास में यहाँ पर एज ए इंडिकेटर काम में आता है। कैसे? थोड़ा सा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, क्या हम लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया था आयोडीन के अंदर ताकि हमारा आयोडाइड आयन I3- बन सके? बिल्कुल बन सके। अब हो क्या रहा है, ये जो I3- आयन है ये रेगुलरली I2 और I- में टूटता रहता है। एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेट होगा I3- आयन और I2 और I- आयन के बीच में। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। देखिएगा I3- रेगुलरली ब्रेक डाउन होता रहता है I2 और I- के बीच में। अगर मैं यहाँ पर इसके साथ में स्टार्च को भी ऐड कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर स्टार्च को भी ऐड कर देता हूँ तो I2 और स्टार्च ये मेरे पास मिलकर के इंडिकेटर बन जाता है, और इंडिकेटर भी ऐसा जिसका डीप ब्लू कलर है, बहुत ही डीप ब्लू कलर ये इंडिकेटर हमारा शो करता है। डीप ब्लू कलर का ये इंडिकेटर हमारा शो करेगा। तो स्टूडेंट दिस इज अबाउट द आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। ध्यान रखिएगा, हम रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। आयोडीमेट्री टाइट्रेशन और आयोडोमेट्री टाइट्रेशन दोनों ही काम में आते हैं, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिटरमाइन करने के लिए या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के काम में आता है। हम यहाँ पर आयोडीन यूज कर रहे हैं। आयोडीमेट्री में आयोडीन यूज किया जाता है जो आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो सके। स्टूडेंट मैंने अभी तक आयोडोमेट्री टाइट्रेशन नहीं बताया है, हम आयोडीमेट्री के बारे में ही बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई है सभी को? लिख लिया आप लोगों ने? ये सभी ने लिख लिया? चलिए, तो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि पोटेशियम आयोडाइड क्यों ऐड किया, इंडिकेटर क्या बना है, आयोडीन और स्टार्च का कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से अननोन सॉल्यूशन है जिनका स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सकता है, ये वो सारे अननोन सॉल्यूशन है जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम में आते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो कैसे ये टाइट्रेशन परफॉर्म किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे पास में ये रही हमारी ब्यूरेट, ये हमारी ब्यूरेट है जिसके बॉटम में स्टॉप कॉक लगा हुआ है, और इसके नीचे हम लोगों ने ले लिया है एक कैनोनिकल फ्लास्क। कैनोनिकल फ्लास्क हमने लिया है जिसके अंदर हम ले रहे हैं नॉन सॉल्यूशन।
जिसके अंदर हम ले रहे हैं नॉन सॉल्यूशन। इसमें क्या है हमारा नॉन सॉल्यूशन। और आप लोग ये बात जानते हैं आयोडीमेट्री टाइट्रेशन में नॉन सॉल्यूशन क्या है? नॉन सॉल्यूशन है हमारा आयोडीन और स्टार्च का कॉम्बिनेशन, जिसका नॉर्मेलिटी कॉन्सेंट्रेशन भी जानता हूं मैं, जिसका नॉर्मेलिटी N1 है और कॉन्सेंट्रेशन V1 बन जाता है। ओके, क्लियर है? और अगर ये जो नॉन सॉल्यूशन है जो कि आयोडीन और स्टार्च के मिलने से बना हुआ है, तो आप ये बात जानते हो इसका एक डीप ब्लू कलर भी हमें मिलेगा, इसका एक डीप ब्लू कलर भी हमें मिलेगा। ओके, मैंने ये रहा हमारा ब्यूरेट, हमारा ये रहा ब्यूरेट, और ब्यूरेट के अंदर जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं मान लीजिए वो हमारा सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है। हमने ले लिया सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन, मैंने लिया है ब्यूरेट में। ये मेरा एक अननोन सॉल्यूशन है, ये मेरा एक अननोन सॉल्यूशन है, ये मेरा अननोन सॉल्यूशन है। अननोन सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि हम इसका कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं जानते और हम इसका वॉल्यूम भी नहीं जानते, हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं पता है और हमें इसका वॉल्यूम भी नहीं पता है। ये क्वेश्चन मार्क है जो हमें पता लगाना है, ठीक है। और सॉल्यूशन जो नोन है उसका कलर क्या है? वो ब्लू, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टॉप कॉर्क है इसको हम जेंटली ओपन करेंगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से जो अननोन सॉल्यूशन, जो सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन है Na2H2O3, जो हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट का अननोन सॉल्यूशन है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका ड्रॉप बाय ड्रॉप हम यहाँ पर ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप अननोन सॉल्यूशन नॉन सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा, आप ये देखोगे कि ब्यूरेट में ये जो हमारा ब्यूरेट है इसके अंदर अननोन सॉल्यूशन का वॉल्यूम घटता चला जाएगा और यहाँ पर कंटेनर में लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ रही है, बट ये जो डीप ब्लू कलर है ये धीरे धीरे करके फेड होने लगेगा, ये कलर हल्का होता चला जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम हमने ये देखा कि जो भी नॉन सॉल्यूशन हमने लिया था उसका सारा का सारा कलर जो है वो कलरलेस हो गया है। देखो पहले मेरा सॉल्यूशन इतना ही था, अगर और लिक्विड इसमें ऐड हो गया है तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ गया। ये बिफोर टाइट्रेशन कंडीशन है, ये आफ्टर टाइट्रेशन कंडीशन है, ठीक है। पहले हमारा वॉल्यूम इतना था ब्यूरेट का, आफ्टर टाइट्रेशन वॉल्यूम हमारा इतना कंज्यूम हो गया, इतना रह गया है। देखो अगर मैंने यहाँ पर टिक किया था, अब वॉल्यूम जो है मेरा ब्यूरेट का वॉल्यूम फिक्स था, पहले मैंने 100 लिया, अब अगर 60 रह गया है तो हमें पता चल गया कंज्यूम कितना हुआ है 40। ओके, तो ये जो वॉल्यूम हमारा कंज्यूम होगा ये हमारा V2 बन जाएगा, ये हमारा V2 वॉल्यूम बन जाएगा। मान लीजिए इनिशियली मेरे पास में 100 ml का सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन था जो कि अननोन रिड्यूसिंग एजेंट का सॉल्यूशन है। अब मेरे पास में ये जो वॉल्यूम है ये 60 ml रह गया है और 60 ml वॉल्यूम रह गया है मेरे पास सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन का। तो सीधी सी बात है, जो वॉल्यूम हमारा कंज्यूम हुआ है जो इस कंटेनर में गया है वो कितना होगा, 100 माइनस 60 मीन्स 40 ml हमारा यहाँ पर जा चुका है। लेकिन हमने यहाँ पर वॉल्यूम पहुँच गया, ये पता कैसे चला? ये हमें पता जब चलेगा जब जो हमारा नॉन सॉल्यूशन है, जो हमारा नॉन सॉल्यूशन है जो कि आयोडीन और स्टार्च का सॉल्यूशन है, जिसका डीप ब्लू कलर था वो कलरलेस हो जाए। स्टूडेंट, जैसे ही आपका नॉन सॉल्यूशन का कलर कलरलेस हो जाएगा, ये इस बात का इंडिकेशन है कि दोनों ही सॉल्यूशन, जो नॉन सॉल्यूशन है और जो अननोन सॉल्यूशन है, उसके मिली इक्विवेलेंट जो है वो बराबर हो गए हैं। अब देखो मैंने पहले ही कह दिया था जो आयोडीन और स्टार्च का सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है, इट इज़ N1, कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम मुझे पता है N1V1। कलर
डी ब्लू कलर का कलरलेस हो जाना इंडिकेशन है कि इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। एट इक्विवेलेंस पॉइंट, जो हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट है उस पर कलर चेंज हो गया कंप्लीटली, ये इस बात का इंडिकेशन है कि नॉन सॉल्यूशन की मिली इक्विवेलेंट अननोन सॉल्यूशन के मिली इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएंगे। N1 मुझे पता है, इनिशियली पता था, V1 मुझे और इनिशियली पता था, V2 मैंने कैलकुलेट कर लिया, मैंने अभी आपको बताया कैसे। फॉर एग्जाम्पल 100 था, 60 रह गया, मतलब 40 ml V2 हमारा हो गया है। तो अगर मुझे यहाँ से अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो क्या मैं इस तरह से अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ? स्टूडेंट हाँ या नहीं? बात समझ में आई? ये है हमारे पास आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मेलिटी हमें पता चल गई। अगर मुझे अननोन सॉल्यूशन का वैलेंसी फैक्टर है पता है तो नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर करके मैं मोलैरिटी भी निकाल सकता हूं। अगर मुझे नॉर्मेलिटी पता चल गई है और वैलेंसी फैक्टर पता है अननोन सॉल्यूशन का, तो मैं वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करके मोलैरिटी भी निकाल सकता हूं। अगर मोलैरिटी मुझे पता चल जाएगी तो हम मोल्स भी निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम मोल्स भी निकाल सकते हैं। और अगर मोल्स मुझे पता चल गए तो क्या मैं अननोन सॉल्यूशन का वेट भी निकाल सकता हूं? यस, हम ये भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। जहां पर हम आयोडीन को यूज कर रहे हैं उसे कन्वर्ट करेंगे आयोडाइड आयन में। आयोडाइड आयन और स्टार्च मिलकर के हमारे पास बनाता है डी ब्लू कलर इंडिकेटर, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अननोन सॉल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट है, हमने रिएक्शन करवाया, टाइट्रेशन हुआ, एट द इक्विवेलेंस पॉइंट दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे। तो हमने वॉल्यूम तो ब्यूरेट से काउंट कर लिया और हम लोगों ने नॉर्मेलिटी भी यहाँ पर काउंट कर ली है। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? तो दैट वाज अबाउट द आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड टाइट्रेशन जो है हमारा। देखो, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है आयोडीमेट्री टाइट्रेशन, इसे डायरेक्ट टाइट्रेशन भी कहा जाता है। इसे डायरेक्ट टाइट्रेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी सॉल्यूशन था वो हमने डायरेक्ट ही यूज़ कर लिया एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, आयोडीन और स्टार्च का जो सॉल्यूशन था उसे हमने डायरेक्ट ही यूज़ कर लिया है एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ध्यान रखना, ये जो आयोडीमेट्री सॉल्यूशन पढ़ा है, हम आयोडीमेट्री टाइट्रेशन पढ़ा है, इसे डायरेक्ट टाइट्रेशन भी कहा जाता है। क्लियर है? बट जो हमारा आयोडीमेट्री टाइट्रेशन है इसे हम कहते हैं बैक टाइट्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं? बैक टाइट्रेशन। क्या किसी को आइडिया है व्हाट इज बैक टाइट्रेशन? स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा हिंट आपको यहां पर दे देता हूं। बैक टाइट्रेशन हमारे पास में होता है, हम लोग आयोडोमेट्री परफॉर्म करने के लिए आयोडीमेट्री का जो मेथड था उसको हम इंटरमीडिएट यूज करने वाले हैं। मतलब हम जो अननोन सॉल्यूशन लेकर के चले नॉन सॉल्यूशन से स्टैंडर्ड कराने के लिए, हमें उसे रिवर्स भी आना पड़ेगा अगेन उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता लगाने के लिए। तो ये होता है हमारे पास में आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। तो चलिए वन बाय वन हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। एक नया और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास में यहाँ पर आ गया है। देखो, इसे इनडायरेक्ट और बैक टाइट्रेशन तो कहा ही जाता है। देखो, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पर हम यूज़ करते हैं आयोडाइड आयन को। ठीक है, देखो ये रहा हमारे पास में हमारा आयोडाइड आयन, ये रहा हमारे पास में आयोडाइड आयन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। रिएक्शन में पूरे केमिकल प्रोसेस में आयोडीन कन्वर्ट होता है, आयोडाइड आयन कन्वर्ट होता है आयोडीन में। ये है हमारा आयोडाइड आयन। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन एटम, आयोडीन मॉलिक्यूल में। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। तो क्या यहाँ पर
क्या यहाँ पर इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है? स्टूडेंट बिल्कुल इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तो क्या ये हमारे पास में ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है? इसका कौन सा प्रोसेस हो रहा है? क्या ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है? बिल्कुल ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। ओके, अगर ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है तो क्या ये हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा? बिल्कुल ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है तो ये हमारा हो जाता है नॉन सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉन सॉल्यूशन। कैसा नॉन सॉल्यूशन? जिसकी नॉर्मेलिटी भी हमें पता है और जिसका वॉल्यूम भी हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि फ्लास्क में, कैनोनिकल फ्लास्क में अगर आप ले रहे हो तो आपको पता है कि उसका वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अगर जो आयोडाइड आयन हम ले रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा तो सीधी सी बात है हम यहाँ पर कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लेंगे, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लेंगे जो कि हमारा अननोन सॉल्यूशन की तरह वर्क करेगा। स्टूडेंट यहाँ पर अननोन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जिसकी नॉर्मेलिटी भी हमें नहीं पता और जिसका वॉल्यूम भी हमें नहीं पता है। हमने कहा था जो आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री टाइट्रेशन जो कि रेडॉक्स टाइट्रेशन के पार्ट हैं, हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेंट्रेशन एस्टिमेट करने के लिए या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन का कॉन्सेंट्रेशन एस्टिमेट करने के लिए। ओके, आयोडीमेट्री में आयोडीन वर्क कर रहा था एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमने रिड्यूसिंग एजेंट को एस्टिमेट किया था। आयोडोमेट्री में आयोडाइड आयन वर्क कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम अननोन सॉल्यूशन लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये बात क्लियर है सभी को? आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा है। हम यहाँ पर इंडिकेटर क्या लेने वाले हैं? अगर मैं इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ तो इंडिकेटर हमारा आयोडीन और स्टार्च का सॉल्यूशन ही है जो कि डीप ब्लू कलर का होगा। ये हमारा आयोडीन और स्टार्च का सॉल्यूशन ही है जो कि एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। क्लियर? टाइट्रेशन का प्रोसेस हमारा सेम ही रहने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास में कौन कौन से अननोन सॉल्यूशन है जिन्हें हम टाइट्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग, कौन कौन से अननोन सॉल्यूशन हैं जिन्हें हम टाइट्रेट कर सकते हैं आयोडोमेट्री टाइट्रेशन से, तो हमारे पास में हेलोजन कंटेनिंग सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, हमारे पास में ऑक्सी हेलोजन कंटेनिंग सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, हमारे पास पेरोक्साइड कंटेनिंग अननोन सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और हमारे पास डाइक्रोमेट कंटेनिंग अननोन सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। ये अननोन सॉल्यूशन जो ये रेडिकल कैरी करते हैं, इंडिकेटर आयोडीन और स्टार्च का सॉल्यूशन होगा जिसका डीप ब्लू कलर है, और ये हमारे पास पूरा मेथड हो गया। स्टूडेंट याद रखिएगा, आयोडीमेट्री में हमने यूज़ किया था आयोडीन को और उसे कन्वर्ट किया था आयोडाइड आयन में। आयोडोमेट्री में हम यूज़ कर रहे हैं आयोडाइड को और इसे हम कन्वर्ट करेंगे आयोडीन में। क्लियर? अब लेकिन एक बात हमें ये समझ में नहीं आई अभी तक भी कि सर यहाँ पर हमने कहा आयोडीमेट्री को हमने कहा बैक टाइट्रेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज बैक टाइट्रेशन और इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। वाई? हम अब सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये है, वाई आयोडोमेट्री इज बैक टाइट्रेशन? आपके पास में जो आयोडोमेट्री है वो बैक टाइट्रेशन क्यों है? स्टूडेंट, क्योंकि हमने यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लिया है आयोडाइड आयन को। आयोडाइड आयन कन्वर्ट होता है आयोडीन में, ओके, बट कितना आयोडीन हमें इस प्रोसेस से मिल रहा है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो बनने वाले आयोडीन के बारे में कोई जानकारी नहीं होने के लिए हमें इसकी जानकारी चाहिए। इसकी जानकारी हमें मिलती है आयोडीमेट्री टाइट्रेशन से।
आप क्या करो, जो आयोडीन आपका बना है उसको फिर से टाइट्रेट करवा दीजिए आयोडीमेट्रिक प्रोसेस से, आपको पता चल जाएगा कि कितना आयोडीन मिली इक्विवेलेंट है सोडियम थायोसल्फेट के मिली इक्विवेलेंट से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना आयोडीन बना था। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है बैक टाइट्रेशन। बनने वाले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हमने फिर से टाइट्रेशन परफॉर्म करवाया है कॉन्सेंट्रेशन पता लगाने के लिए। बात समझ में आई? इसीलिए आयोडोमेट्री इज नोन एज बैक टाइट्रेशन। इज दिस क्लियर? अब देखो, अगर हमने ये कहा है कि हम आयोडोमेट्री देखो परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो लगभग सेम ही है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये रहा हमारा ब्यूरेट, ये रहा हमारा ब्यूरेट जिसके अंदर हम लोगों ने ले लिया है हमारा अननोन सॉल्यूशन। ब्यूरेट के बॉटम में लगा हुआ है स्टॉप कॉर्क और जिसके बॉटम में हम लोगों ने ले ली है कैनोनिकल फ्लास्क। ये रहा हमारा अननोन सॉल्यूशन, ये रहा हमारा अननोन सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी भी हमें नहीं पता और जिसका वॉल्यूम भी हमें नहीं पता। कैनोनिकल फ्लास्क है, कैनोनिकल फ्लास्क में हम ले रहे हैं हमारे नॉन सॉल्यूशन को, नॉन सॉल्यूशन जो कि आयोडीन और स्टार्च का सॉल्यूशन है, जो कि डीप ब्लू कलर आपका रखता है, सॉरी हाँ आयोडाइड और स्टार्च का सॉल्यूशन है। इसकी नॉर्मेलिटी भी हम जानते हैं और इसका वॉल्यूम भी हम जानते हैं। जब आपके पास में डीप ब्लू कलर जो है सॉल्यूशन आयोडाइड और स्टार्च आयन का वो डिसअपीयर हो जाए, ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारा रिएक्शन का इक्विवेलेंट पॉइंट जो है वो आ चुका है। अगर रिएक्शन का इक्विवेलेंट पॉइंट आपका आ चुका है, इसका मतलब हमें स्टॉप कॉर्क बंद कर देनी चाहिए। स्टॉप कॉर्क जब आप बंद करोगे तो आपने ये देखा कि बहुत कम वॉल्यूम रह गया है अननोन सॉल्यूशन का कंटेनर में। कंटेनर में अननोन सॉल्यूशन का बहुत कम वॉल्यूम रह गया है, तो इसका मतलब कैनोनिकल फ्लास्क में वॉल्यूम बढ़ चुका होगा। देखो ये है हमारे पास में डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ये है हमारे पास में कलरलेस सॉल्यूशन। जब कलर चेंज हो जाएगा, स्टॉप कॉर्क बंद कर दी, हमने ये देखा कि जो पहले वॉल्यूम था उससे कई कम वॉल्यूम रह गया है, तो ये जो वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है यही हमारा वॉल्यूम अननोन सॉल्यूशन का हो जाएगा। एट इक्विवेलेंस पॉइंट, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, जो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा उस पर हमारी नॉन सॉल्यूशन के मिली इक्विवेलेंट अननोन सॉल्यूशन के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होंगे। तो मुझे V2 मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ से मेरा N2 आ जाएगा N1 V1 डिवाइड बाय V2 और मुझे यहाँ से नॉर्मेलिटी कॉन्सेंट्रेशन अननोन सॉल्यूशन की पता चल जाएगी। क्लियर? ये अननोन सॉल्यूशन आप लोग हेलोजन, ऑक्सी हेलोजन, पेरोक्साइड या डाइक्रोमेट किसी का भी ले सकते हैं, किसी का भी अननोन सॉल्यूशन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई सभी को? अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो हम यहाँ पर एक टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी है हमारे डाइक्रोमेट आयन का। देखो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट अवेलेबल है, इट इज़ K2Cr2O7 जिसे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके, देखो ये है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड से। ये आयोडोमेट्री ही परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा बन जाएगा आयोडीन में कन्वर्ट होगा और ये हमारा क्रोमिक आयन बन जाता है, वो भी वाटर में। क्लियर है? बहुत सारे चेंजेस इसके अंदर हमारे पास में होने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो बैलेंस रिएक्शन हमारे पास में क्या आएगी? इट इज़ K2Cr2O7, इट इज़ K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4 प्लस 4Ki,
ये हमारे पास, सॉरी नॉट 4Ki, इट इज़ 6Ki, ये हमारा बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास बनेगा 3i2 प्लस 4K2SO4, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास बनेगा 7H2O और बन जाएगा हमारे पास में Cr2SO4 का होल थ्राइस। स्टूडेंट, हम लोगों ने जो पोटेशियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया, उसकी टोटल बैलेंस रिएक्शन हमारे पास में ये हो जाती है। ओके, तो हमारे पास में इस बैलेंस रिएक्शन को देख करके हमें पता चल जाता है कि 3 मोल्स ऑफ I2, देखो आयोडीन के 3 मोल्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए? 3 मोल्स ऑफ I2 आर प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसका 1 मोल अगर हम लेते हैं तो उससे हम 3 मोल्स आयोडीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम कोई भी जो आयोनिक इक्वेशन दी गई है उसको बैलेंस करके हम पता लगा सकते हैं कि कितने मोल्स आपको चाहिए। अगर मोल्स आपको पता चल जाएंगे तो आप उसका फाइनल सॉल्यूशन भी पता लगा सकते हैं। स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल अबाउट आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। आयोडीमेट्री में हमने आयोडीन को यूज़ किया, आयोडोमेट्री में हम आयोडाइड आयन को यूज़ कर रहे हैं। ये डायरेक्ट टाइट्रेशन का एग्जाम्पल है, ये इनडायरेक्ट और बैक टाइट्रेशन का एग्जाम्पल है। पूरा प्रोसेस जो हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं वो आप लोगों को बताया गया है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं टाइट्रेशन आयोडोमेट्री से रिलेटेड, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि कितना हमारा जो कंसेप्ट है वो हमें समझ में आया है टाइट्रेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है हमारे पास में 50 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 50 ml ऑफ एन aqueous solution of sulfuric acid is treated with, देखो आप किससे इसे ट्रीट करा रहे हो? एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, एक्सेस ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के एक्सेस के साथ हमने रिएक्शन करवा दिया है विद डाइल्यूट H2SO4, सॉरी 50 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ट्रीटेड विद एक्सेस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन विद डाइल्यूट H2SO4। मतलब एसिडिफाइड पोटेशियम आयोडाइड हमने लिया है और हम पेरोक्साइड आयन उससे ट्रीट करवा रहे हैं। द लिबरेटेड I2 रिक्वायर्ड, जो आयोडीन हमारी इस प्रोसेस में लिबरेट होगी वो रिक्वायर करती है, वो रिक्वायर कर रही है हमारे पास में वो रिक्वायर कर रही है हमारी 20 ml ऑफ 0.1 N Na2S2O3। जो हमारा सोडियम थायोसल्फेट बन रहा है उसका 20 ml हमें चाहिए, 0.1 नॉर्मेलिटी चाहिए, ताकि वो जो आयोडीन लिबरेट हो सके वो उससे उसके मिली इक्विवेलेंट टोटल बराबर हो जाएं। तो हमारा सवाल ये है, फाइंड द मास ऑफ H2O2 इन ग्राम पर लीटर में कितने ग्राम H2O2 अवेलेबल है ये हमें पता लगाना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या ये हमारे पास आयोडोमेट्री टाइट्रेशन का एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। क्यों है? मैंने कहा था हम पेरोक्साइड आयन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं आयोडाइड आयन और एसिडिक मीडियम के थ्रू।
ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है जहां पर आयोडीन लिबरेट होगी जो कि एक अननोन सॉल्यूशन बन जाता है। इस अननोन सॉल्यूशन को हम फिर से आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन हो गई ये आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन है और ये जो रिएक्शन हो रही है ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के रिजल्टेंट ही हमारी बन रही है। अगर हम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करते हैं तो हम बात आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन की तो हम बात करेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2। हाँ या नहीं? देखो ये जो आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट मस्ट बी इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन। बट क्या ये आयोडीन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इट मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिली इक्विवेलेंट भी इस रिएक्शन में हमारे पास बराबर होने चाहिए। ये हमारे पास इसका पूरा सॉल्यूशन बन जाता है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 कितने हैं हमारे पास में? N1 इंटू V1, सॉरी N1 कितना है 0.1, वॉल्यूम कितना है 20 ml। इसका हमें नहीं पता, आयोडीन का हमें ज़रूरत भी नहीं है, ना भी लिखोगे तो चलेगा। देखो लेकिन मिली इक्विवेलेंट हमारे पास में H2O2 के क्या हो जाएंगे? इट इज़ अननोन वेट, इट इज़ अननोन वेट। कितना वेट आपके पास में H2O2 का अवेलेबल आपको दिया है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 इनटू 1000, यही होगा। अब देखो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास में कितना आ जाएगा? इट्स अननोन वेट, जो वेट आप लोगों के लिए अननोन है, डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो स्टूडेंट आप लोग ये बात जानते हो कि पोटेशियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो मोलर मास है इट इज़ 34 और इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। तो क्या मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट 17 लिख सकता हूँ? ये इंटू हमारे पास 1000 हो जाएगा। अगर इस पूरे रिएक्शन को हम देखें तो हमारे पास जो अननोन वेट आएगा, अननोन वेट ऑफ H2O2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? इट इज़ 20 इंटू 0.1 इंटू 17 डिवाइड बाय 1000। तो ये हमारे पास में ऑलमोस्ट आ जाएगा 0.034 ग्राम। कितना आ जाएगा? 0.034 ग्राम। बट स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, ये जो वॉल्यूम है, ये जो मास आपको मिला है H2O2 का, ये 50 ml के अंदर है, ये 50 ml में है। लेकिन हमसे पूछा है ग्राम पर लीटर में, तो यहाँ पर देखिएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 50 ml सॉल्यूशन कंटेन, कितना कंटेन करता है? 0.034 ग्राम H2O2। यस और नो? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 50 ml सॉल्यूशन कंटेन इतना ग्राम H2O2। तो अगर आपसे पूछा जाए 1000 ml, क्या 1000 ml का मतलब 1 लीटर हो गया? 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन, 1000 ml सॉल्यूशन कितना कंटेन करेगा? ये करेगा 0.034 डिवाइड बाय 50 इंटू 1000। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0.68 ग्राम पर लीटर। कितना आ जाएगा? 0.68 ग्राम पर लीटर। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री टाइट्रेशन को यूज़ करके मिली इक्विवेलेंट सॉल्व किए और हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हम लोगों ने निकाल लिया। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा टाइट्रेशन वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया और आज हम लोगों ने जो हमारा इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाला चैप्टर है वो भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।